एक बड़ी अजीब सी परिस्थितियां जो इसमें प्रदेश में दिख रही हैं, उसको लेकर मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। एक षड्यंत्र कहूं या संगठित अपराध के रूप में मैं इसको कहूं, प्रदेश बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है और मुझे लगता है कि सत्ता के बल पर या सत्ता की मिलीभगत से अभी तक तो केवल हम देख रहे थे देश की परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं, प्रदेश में भी वो बीमारी आ गई है और अपराधियों को किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है उसका जीता जाता उदाहरण कल जो एक फैसला कोर्ट से आया, आपने देखा होगा, आदेश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के रानीपुर से विधायक है, उनको और उनकी भांजी को कल पनिशमेंट दिया है हाईकोर्ट ने। और उसमें जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिसमें आदेश चौहान जी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 3 पुलिसकर्मियों को भी सजा दी गई है 1-1 साल की, जिसमें दिनेश कुमार, राजेंद्र सिंह रौतेला और स्वर्गीय आर के चमोली जी का भी देहांत हुआ है कुछ समय पहले। इन सभी के जो प्रमोशन हुए उसको लेकर मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि तात्कालिक जो एडीजी थे अभिनय कुमार ने एक आदेश जारी किया था कि किसी भी बैड एंट्री और क्रिमिनल केस वाले को चार्ज नहीं दिया जाएगा, ना प्रमोशन दिया जाएगा। उसकी कॉपीज है, मैं आपको अभी उपलब्ध कराता हूं प्रेस को। और एक बानगी ये दिखाना चाहता हूं, इसको भी आप देखिएगा। इसमें कई कॉलम है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें एक एग्जाम्पल यह है, निरीक्षक राजेंद्र सिंह रौतेला, ये उसमें पोस्टेड थे थाना गोपेश्वर। इसमें बैड एंट्री क्रिमिनल केस का विवरण पूछा तो उसमें लिखा है कोतवाली पन्नगर रुड़की में पंजीकृत अभियोग धारा 120B, 166A, 220, 323, 342, 465, 506 आईपीसी जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, स्वीकार कर रहा है विभाग। और साथ में जब ट्रांसफर चार्ज देने का आधार, उसी में एक कॉलम बनाया है, चार्ज देने का आधार, जिसमें लिखते हैं सेवा अभिलेखों में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधी कोई प्रतिविष्टि अंकित नहीं तथा आम जनता के प्रति सद्व्यवहार एवं सेवा अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए। मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता। मतलब एक कॉलम पहले लिख रहे हैं कि इसके ऊपर इतनी धाराएं, इतने मुकदमे चल रहे हैं, दूसरी तरफ लिख रहे हैं कि बिल्कुल स्वच्छ है, जनता की सेवा कर रहे हैं। और ये इनाम क्यों मिला इन तीनों? ये इनाम इसलिए मिला कि इन्होंने विधायक के कहने पे, उनके परिवार के कहने पे एक निर्दोष आदमी को 2 दिन तक बंधक बना के रखा, जिसको हाईकोर्ट में प्रूफ कर दिया गया। सीबीआई की जांच के लिए वो बंदा गया बेचारा, जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिला, और सीबीआई जांच में विधायक उनकी भांजी को दोषी करार दिया गया, साथ में तीनों पुलिसकर्मी। तो ये मैं इसलिए आपके सामने लाया हूं, आप और हम सब जो समाज में रह रहे हैं, हम सब लोग आज अपराध से पीड़ित हैं। आप ही के यहाँ एक नर्स की जो हत्या हुई थी, उसका क्या हुआ आप सब जानते हैं। आप ही के बगल में दुख संघ के चेयरमैन का आपको पता है। आपके पड़ोस में ही चंपावत के मंडल अध्यक्ष जो जमानत में है, कैसे जमानत हुई, कोर्ट से केस कमजोर कैसे किया गया, ये इस बात का एक उदाहरण है। और किस तरीके से सल्ट का इनका मंडल अध्यक्ष जमानत में है, उसी तरीके से हरिद्वार में वो संतरेसा की 14 साल की बच्ची जिसका बलात्कार और हत्या की गई, बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य उसमें सम्मिलित है, 6 जून से अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये बात का जिक्र मिला के इसलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से, और अंकिता भंडारी में जिस तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस की एक अधिकारी ने बयान दिया कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, वीआईपी एक कमरा था, कक्ष था। ये शर्मनाक बयान पुलिस, ये क्यों ही हिम्मत। अगर ये तब ये 3 लोगों को जो अपराधी प्रवृत्ति के थे या जिनका अपराध प्रूव हो गया, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती, इनको प्रमोट नहीं किया गया होता, इनको चार्ज नहीं दिया होता, तो अन्य पुलिस अधिकारियों में जो होड़ मची है कि सत्ता के आगे घुटने टेक कर सत्ता के कहने इशारे पे काम करने का, वो आज नहीं हुआ होता। आज 13 साल 14 साल की बच्चियों के संग जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें जिस तरीके से केस कमजोर किए जा रहे हैं और उस कमजोर केसों का फायदा उठा के अपराधी बच रहे हैं, तो ये परिस्थितियां नहीं आई होती। एडीजी अभिनय कुमार ने जो निर्देश दिए थे
वो निर्देशों की भी कॉपी अगर आप चाहेंगे आपको ट्रांसफर कर दूंगा और आप उसका भी अध्ययन करिएगा। मतलब एक पुलिस का आला अधिकारी निर्देश देता है, आदेश करता है कि जिसपे एडवर्स एंट्री है उन लोगों के जो है उनको प्रमोशन या चार्ज नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी दिया गया। तो ये कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अब दूसरा उदाहरण आप ही के इस इलाके से संबंधित है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, पन्नगर बीज विधायन संयंत्र की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें हल्दी में जो हमारे टीडीसी है उसको बर्बाद और खराब किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मेरी जानकारी है कि कई करोड़ों की ये संपत्ति थी और जब मैं छोटा था, हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि पन्नगर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेंगे। और तराई जो हमारे पन्नगर ये बीज था, इसकी बड़ी डिमांड होती थी। जब हमारे गांव में मेले लगते थे, ब्लॉक में जब मेले लगते थे, कृषि मेले लगते थे, तो किसान मांग करता था कि टीडीसी का अगर बीज आया तो हमको दे दीजिए। बड़ी बड़ी डिमांड होती थी। वो गौरव तो खत्म हुआ ही हुआ, हल्के 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 इस पूरे टीडीसी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र हुआ। मुझे याद है, मैं 2007 से जब 12 के बीच में विधायक था, तो मेरे द्वारा तराई बीज निगम के घोटाले को उठाया गया था विधानसभा में। उसके डॉक्यूमेंट शायद कुछ पुराने पत्रकारों के पास होंगे भी, और उसमें कई लोगों की उसके बाद गिरफ्तारी हुई। सरकार को चेताने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और हल्के 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 परिस्थिति आई कि आज भले एयरपोर्ट का बहाना करके वहां से शिफ्ट करने के बहाने से घोटाला किया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका मटकोटा और बाजपुर वाले में क्या दिक्कत है। मटकोटा और बाजपुर में जो बीज संयंत्र था उसको भी बंद कर दिया गया। करोड़ों की लागत से वहां मशीनें खरीदी गई, वहां काम चलता था। इसमें स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी ने किस मेहनत से, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी का बड़ा योगदान रहा, उसके बाद हमारे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम भी मैं इसमें लेना चाहूंगा। ये 3 ऐसे बड़े पुरोधा थे जिनके टाइम में तराई का जो हमारा बीज निगम था ये बड़ी तरक्की कर रहा था, बड़ा नाम कमा रहा था, लेकिन उसको खुरबुर करने का काम किया। पहले इस संपत्ति का जो मूल्य था वो 22 करोड़ के आसपास दिखाया गया, उसके बाद उसको घटाकर उसका एस्टिमेट 12 करोड़ किया गया, और उसके बाद लास्ट जो एस्टिमेट बनाया वो 6.49 करोड़ का के लगभग इसको रखा गया। और मजे की बात है कि एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी, उनके जीजा की कंपनी जो है हिंद कंस्ट्रक्शन को इसमें से 4 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट उनको उनके हवाले किया गया। मेरी एक जानकारी है, आप खुद भी कर लीजिए, हल्दी में एक बिल्डिंग है जिसकी लागत जब वो बनी 12 करोड़ के आसपास थी, और उस बिल्डिंग को भी बमुश्किल 3 या 4 करोड़ में देने का काम कर दिया गया है। तो ये सरकारी संपत्तियों की खुली लूट सरकार की देखरेख में, सरकार के संरक्षण में, अधिकारियों की देखरेख में हो रही। इस बात को मैं कहता हूं, मैं आज आप सबके बीच में माननीय हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इंटरवीन किया और इसको रोकने का काम किया है। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आज सरकार नहीं चल रही, आज जितने भी निर्देश आ रहे हाईकोर्ट के द्वारा आ रहे, उसके बाद सरकार इंप्लीमेंट करने की बात करती है। पहले ही क्यों नहीं ठीक से काम हो रहा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का मामला हो, गणेश जोशी जी के विभाग का, उसमें हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई इसमें जांच बैठाए। अभी तक सीबीआई जांच का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कुमाऊं कमिश्नर को ये जांच को सौंपा गया ताकि इसको कुछ कम किया जा सके। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। आज भी हाईकोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि टीडीसी को बर्बाद कर दिया गया है। आज भाजपुर में और हमारे हल्दी में तो खत्म कर ही दिया, भाजपुर और मटकोटा में भी जो हमारा संयंत्र चल रहा था उसकी स्थिति ठीक नहीं है। आने वाले समय में जो गेहूं का बीज वितरित किया जाएगा उस समय पता चलेगा कि हकीकत क्या है, लेकिन हम आपकी मदद चाहते हैं इसमें, ताकि इसमें कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये एक जो कई पुश्तों से जिस बीज निगम को उभारा गया, बनाया गया, आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें लगा होगा जब इसको डेवलप किया, उतनी लैंड्स जमा की गई। पुराने लोगों की सोच थी एक बड़ी कि उन्नत बीज जो है किसानों तक पहुंचाया जाए ताकि फसल अच्छी हो और लोगों को उसका लाभ हो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और आज जिस तरीके से शिव अरोड़ा जी के जीजा को ये देने की कोशिश की गई है, ये इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है। चाहे वो आदेश चौहान का केस हो,
चाहे वो आज शिव अरोड़ा का केस हो, ये सारे केसेस इस ओर को इंगित करते हैं कि सरकार इन सभी जो अपराध हैं इनमें संलिप्त है।